हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीमा खातून और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नसीमा पर। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इस चैप्टर में आप अलग-अलग क्षेत्रों की आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, असम, मणिपुर, तमिलनाडु और भी क्षेत्रों की आकांक्षाओं के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करना, लाइक्स करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा भारत सरकार का नज़रिया, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर भारत सरकार का क्या नज़रिया था। अभी मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बता रही हूँ इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में आप क्या-क्या पढ़ोगे, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1980 के दशक को स्वायत्तता की माँग का दशक कहा जाता है। यानी कि जो 1980 का दशक था, उसको कौन-सा दशक कहा जाता है? स्वायत्तता की माँग का दशक कहा जाता है, ठीक है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि 1980 का दशक किसे कहा जाता है? तो स्वायत्तता की माँग को कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इन 10 सालों में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की माँग उठी। ये जो 10 साल थे, इन 10 सालों में बहुत सारे क्षेत्रों में क्या उठी थी? स्वायत्तता की माँग उठी थी। स्वायत्तता की माँग मतलब कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है? या संस्कृति के आधार पर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने या स्वतंत्र देश बनाने की माँग हमारे भारत में उठी थी। ठीक है? कौन से? 1980 के दशक में। 1980 के दशक का मतलब क्या हो गया? 1980 से लेकर 1990 तक, ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, कई बार संवैधानिक हदों को पार भी किया गया। मतलब कि जो ये माँग उठ रही थी स्वायत्तता की माँग, इस माँग में संवैधानिक हदों को भी पार कर दिए गए। यानी कि लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? दंगे वगैरह हो गए, हिंसक लड़ाइयाँ हो गई, मारपीट हो गई, लोगों की जान चली गई, ठीक है? उसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लोगों ने अपनी माँगों के पक्ष में हथियार भी उठाए। लोगों ने ये जो माँग कर रहे थे स्वायत्तता की माँग, इसके पक्ष में उन्होंने हथियार तक उठा लिए, लोगों की जान तक ले ली, ठीक है? हज़ारों लोगों की जान भी गई और इन माँगों के अंतर्गत क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, ठीक है? इन संघर्षों को विराम लगाने के लिए सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया। ये जो सारे संघर्ष चल रहे थे अलग-अलग क्षेत्रों में, उनको रोकने के लिए सरकार ने क्या कौन-सा रास्ता अपनाया? बातचीत का रास्ता अपनाया, ठीक है? उसके बाद से सरकार ने प्रयास किया कि विवादों के मुद्दों को संविधान के दायरे में निपटाया जाए। जो भी ये विवाद के मुद्दे हैं, उनको निपटाने के लिए सरकार चाहती थी कि वो संविधान के दायरे से इन सारे विवादों को निपटाए। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता बहुत है। यानी कि हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विविधता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है? उसके बाद से संस्कृति के आधार पर आप लोग देखोगे तो भौगोलिक विविधता भी बहुत ज़्यादा है। कहीं पर क्या है? पहाड़ है, ठीक है? और कहीं पर रेगिस्तान है, तो कहीं पर झरना है, तो कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर क्या है? समुद्र है, कहीं पर मतलब गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर ठंड ज़्यादा है। सबकी क्या है? अलग-अलग संस्कृति है, अलग-अलग भाषा है, अलग-अलग धर्म है, ठीक है? भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद से अमीर-गरीब भी हैं। तो भारत क्या है? विविधता वाला देश है, यानी कि विविधतापूर्ण देश है। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा, धर्म, जाति, रंग, रूप, संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाज, प्रथाएँ, नज़रिया अलग-अलग हैं, ठीक है? भारत के अंदर क्या है? धर्म अलग है, जाति अलग है, रंग, रूप अलग है, ठीक है? कहीं पर गोरे लोग हैं, कहीं पर काले लोग हैं, ठीक है? संस्कृति हमारी अलग है, भाषाएँ अलग है, रीति-रिवाज अलग हैं, ठीक है? और लोगों का नज़रिया भी अलग है। हर चीज़ को देखने का नज़रिया सबका क्या है? अलग-अलग है। तो भारत क्या है? विविधता वाला देश है। ऐसे में अलगाववाद और क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उठना लाज़मी है। यानी कि ऐसी स्थिति में अलगाववाद होना या क्षेत्रवाद होना या क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उठना लाज़मी है, यानी कि ज़रूरी है और हो जाता है, ठीक है? जैसे कि अलगाववाद का मतलब क्या होता है? अलग होने के लिए कोई भी आंदोलन करना या कोई विद्रोह करना। क्षेत्रवाद क्या होता है? अपने क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी मुद्दे पर आंदोलन करना क्षेत्रवाद कहलाता है। उसके बाद से क्षेत्रीय आकांक्षा आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र की कोई आकांक्षा होती है, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय आकांक्षा, ठीक है? और राष्ट्रवाद आपको पता है कि जब आप पूरे देश के बारे में सोचते हो तो वो राष्ट्रवाद हो गया। क्षेत्रवाद का मतलब क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में सोचते हो वो क्षेत्रवाद होता है, ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं।
लेकिन भारत सरकार का नज़रिया इनको लेकर बहुत अच्छा है। भारत सरकार का नज़रिया ये सारी विविधताओं को लेकर क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। भारत सरकार ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान दिया। भारत ने क्या करा, ये जितनी भी क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उठ रही थी, इनको क्या करा, सम्मान दिया और क्षेत्रीयता और क्षेत्रवाद को बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया, ठीक है? जो क्षेत्रीयता थी या क्षेत्रवाद जो था, उसको बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया, कोशिश की। उसके बाद से आगे चलते हैं। भारत भारत में इतनी विविधता होने के बाद भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों में है। यानी कि इतनी विविधता होने के बाद भी भारत की जो जनता है, उसमें क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है। राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है? जब आप पूरे देश के बारे में सोचते हो, आप पूरे देश की भलाई के बारे में, पूरे देश के विकास के बारे में सोचते हो, वो होता है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की भावना, हम कभी किसी को अपने आप से अलग नहीं मानते। हम लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम सब क्या है, भाई-भाई है। ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद की भावना बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या है, राष्ट्रवादी भावना है। उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण। ये जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो उभर के सामने आ रही थी, क्षेत्रीयता की जो मांग बढ़ रही थी, उसके कारण क्या थे? किन वजहों से लोग स्वायत्ता की मांग कर रहे थे? किन-किन कारणों से? ठीक है? तो हमारा पहला कारण हो जाएगा धार्मिक विभिन्नता। आप लोगों को पता है कि भारत में अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है? अनेक धर्म है हमारे भारत में। तो धार्मिक विभिन्नता की वजह से भी क्या कर रहे थे लोग? क्षेत्रीयता की मांग कर रहे थे। सांस्कृतिक विभिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता, असंतुलित विकास और राजनीतिक स्वार्थ। तो और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ठीक है? इन सभी कारणों से लोग क्या कर रहे थे? क्षेत्रीयता की मांग कर रहे थे या क्षेत्रीयता की आकांक्षा लोगों के मन में उभर कर आ रही थी। जैसे कि असंतुलित विकास का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि कोई जैसे बिहार मान लो आप, बिहार है, बिहार का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, तो जो बिहार के लोग हैं वो क्या करेंगे? अपने लिए अलग कुछ माँग करेंगे कि भाई हमें अलग कर दो अगर आप हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे हो। भौगोलिक विभिन्नता कैसे हो जाएँगी? भौगोलिक विभिन्नता हो जाएँगी कि जैसे कि जो राजस्थान है वो क्या है? वहाँ पर आपको रेगिस्तान देखने को मिल जाएँगे। तो लोग भौगोलिक विविधता के आधार पर कि भाई जो ये हमारा रेगिस्तान वाला एरिया है इसको अलग करके आप एक अलग राज्य बना दो या अलग देश बना दो, ठीक है? तो ये हो जाएगी भौगोलिक विभिन्नता। और आप लोगों को पता होगा कि पहले जो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जो थे, ये पहले पूरा एक ही राज्य था। लेकिन फिर बाद में भौगोलिक विविधता के आधार पर इनको क्या करा गया? अलग-अलग किया गया। ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय भावना जनता के बीच एकता बनाए रखती हैं। जो राष्ट्रवाद होता है या राष्ट्रीय भावना होती है वो जनता के बीच में क्या बनाए रखती है? एकता बनाए रखती है। अगर हमारे मन में राष्ट्रीय भावना है तो हम क्या करेंगे? कभी भी किसी को अपने आप से कम नहीं समझेंगे या किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। तो राष्ट्रीय भावनाएं क्या करती है? जनता के बीच में एकता बनाए रखती हैं। उसके बाद से यूरोप में सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। यूरोप जो है, यूरोप में क्या माना जाता है कि अगर सांस्कृतिक विविधता है एक ही देश में, तो वो क्या है? खतरे का स्रोत है। यानी कि अगर एक ही देश में अलग-अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में लड़ाई होगी, दंगे होंगे, हिंसक होगी, मार-काट होगी। ये कौन मानता है? यूरोप मानता है। उसके बाद से लेकिन भारत सरकार का नज़रिया अलग है, हमारे भारत सरकार का नज़रिया अलग है। वो कभी भी विविधता को खतरा नहीं मानते हैं। हम सांस्कृतिक विविधता को खतरा नहीं मानते हैं। भारत में विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। जो हमारा भारत है उसमें विविधता अगर विविधता की बात आती है तो हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, ठीक है? भारत की तो विशेषता ये है कि भारत क्या है? विविधता वाला देश है, ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के राजनीतिक व अभिव्यक्ति की अनुमति है। जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें क्या है? लोगों को ये आज़ादी दी गई है कि वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनको ये अनुमति दी गई है। उसके बाद से आगे चलते हैं। यहाँ आज़ादी है और कोई दल क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करे। यहाँ पर ये आज़ादी दी गई है कि कोई भी दल क्या कर सकता है? क्षेत्रीय समस्या को उठा सकता है और सरकार के सामने रख सकता है, ठीक है? क्षेत्रीय मुद्दे समस्याओं के प्रति सरकार के द्वारा नीति निर्माण कर विशेष ध्यान दिया जाता है। जब क्या होता है, सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी नीति निर्माण करती है,
तो वो क्षेत्रीय मुद्दों, क्षेत्रीय समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाती है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता की राह में क्षेत्रीय आकांक्षा भारी पड़े। कभी-कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रीय एकता की राह में, यानी कि जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो क्षेत्रीय समस्या या क्षेत्रीय आकांक्षा क्या हो जाती है, भारी पड़ने लग जाती हैं, ये समस्या पैदा करने लग जाती हैं। ऐसे में सरकार को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि क्षेत्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय आकांक्षाएँ हमारी एकता की राह में क्या हो रही है, समस्या पैदा कर रही हैं, तो सरकार क्या करती है, सोच समझकर फैसला लेती है। ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा तनाव के दायरे, यानी कि तनाव के क्या-क्या दायरे थे, किन-किन वजहों से तनाव पैदा हुआ। ठीक है? आज़ादी के तुरंत बाद देश के सामने मुख्य समस्याएँ, जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो तुरंत हमारे सामने कौन-कौन सी समस्या आईं तुरंत, ठीक है? तो 3 समस्या आई थी। पहली समस्या थी विभाजन, यानी कि जो भारत था वो आज़ाद होते ही क्या हो गया था, 2 देश में बँट गया था। उसके बाद से विस्थापन, जब भारत और पाकिस्तान अलग-अलग देश बन गए, तो क्या हुआ था, लाखों लोगों का विस्थापन हुआ था। बहुत सारे मुसलमान लोगों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा था और बहुत सारे हिंदू लोगों को पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा था, ठीक है? तो विस्थापन हुआ था। उसके बाद से देशी रियासतों की समस्या, ये तो हुआ ही था विभाजन और विस्थापन। साथ में भारत में 565 रियासतें थी, उनकी समस्या क्या थी, अलग से थी, उनको भारत में शामिल करना था, ठीक है? तो ये 3 मुख्य समस्या थी जो हमारे आज़ाद होते ही हमारे सामने आ गई थी, ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। देश के तथा विदेश के पर्यवेक्षकों का मानना था, भारत ज़्यादा दिन तक एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन लोगों का मानना क्या था कि भारत में इतनी विविधता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिन तक रह ही नहीं पाएगा। लेकिन हमने उनको गलत साबित कर दिया और हम आज 75 सालों से एक साथ रह रहे हैं। हमने एकता बनाकर रख रखी है, ठीक है? उसके बाद जम्मू और कश्मीर का मामला सामने आया। उसके बाद से क्या हुआ, हमारे आज़ाद होते ही जम्मू और कश्मीर का मामला हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में आ गया। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मामला है। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान लड़ते रहते हैं, युद्ध होता ही रहता है। पाकिस्तान कहता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो किसका है, पाकिस्तान का है। लेकिन भारत कहता है कि जम्मू कश्मीर किसका है, भारत का है। ठीक है? कश्मीर के लोगों की आकांक्षाएँ, और ये तो मुद्दा है कि आपस में भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं कश्मीर के लिए, लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं, उनकी अलग ही आकांक्षा हैं, ठीक है? वो अपने बारे में अलग ही सोचते हैं, ठीक है? कश्मीर में अलगाववाद, कश्मीर में क्या है, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें खुद वो आपस में लड़ते हैं, अलगाववाद होने के लिए, अलग होने के लिए, अपने अलग देश की माँग करते हैं, ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भारत के अंग होने पर असहमति, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 बहनें जो हैं, वो अपने आप को भारत का अंग मानती ही नहीं थे पहले, अब मानने लगे हैं, ठीक है? पहले वो कहते थे कि हम आपका हिस्सा है ही नहीं, हम क्या हैं, अलग हैं, ठीक है? उसके बाद से नागालैंड, मिज़ोरम में अलगाववाद की माँग उठी थी। नागालैंड और मिज़ोरम क्या, उन्होंने अपने आप को अलग राज्य बनाने की माँग की थी, ठीक है? तो यहाँ तक था आप लोग का इंट्रोडक्शन, ठीक है? क्या आप इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ोगे, क्षेत्रीयता क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है, क्षेत्रीयता के क्या-क्या कारण होते हैं, ठीक है? अब हम अपने चैप्टर के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं कि मतलब कहाँ-कहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उठी थी, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत में कहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार हुआ था, ठीक है? तो द्रविड़ आंदोलन चला, ठीक है? क्षेत्रीय भारत में कौन-सा आंदोलन चला था? द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन में तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध किया गया था। जो द्रविड़ आंदोलन चला था, इसमें कौन-सी भाषा का विरोध किया गया था? हिंदी भाषा का विरोध किया गया था। तमिल भाषा का महत्व दिया गया था। तमिल भाषा को क्या किया गया था? महत्व दिया गया था। ठीक है? द्रविड़ आंदोलन, इसमें एक पार्टी भी बनी थी डीएमके, ठीक है? डीएमके की फुल फॉर्म होती है द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ठीक है? ये 1 मार्क्स में आ जाता है आप लोग के लिए कि डीएमके के पूर्ण रूप क्या है, तो द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ठीक है? तो आप लोग को समझ में आ गया द्रविड़ आंदोलन क्या था, कहाँ पर चलाया गया था?
तमिलनाडु में चलाया गया था हिंदी भाषा के विरोध में और तमिल भाषा के पक्ष में। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक आ जाता है जम्मू और कश्मीर। अब हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर की क्या आकांक्षाएं थी, कैसे कैसे भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर लड़ते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की हिंसा में अनेक लोगों की जान गई। जो जम्मू कश्मीर की हिंसा है उसमें अनेक लोगों की जान गई। ठीक है, उसके बाद से आगे कई परिवारों का विस्थापन हुआ। बहुत सारे परिवारों को जम्मू कश्मीर छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा। ठीक है, तो कई परिवारों को क्या हो गया, विस्थापन हो गया। जम्मू और कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कितने राजनीतिक क्षेत्र शामिल है? 3 राजनीतिक क्षेत्र शामिल हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, हम जब भी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम लद्दाख को भूल जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि लद्दाख भी क्या है, एक राजनीतिक क्षेत्र है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद से कश्मीर में मुस्लिम, हिंदू, सिख कई धर्म के लोग रहते हैं। जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है। ठीक है, लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, लद्दाख में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, कश्मीर के लोग अपने आप को कश्मीरी पहले समझते हैं। कश्मीर के लोग क्या कहते हैं कि पहले वो कश्मीरी है, उसके बाद से चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, पहले वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि वो कश्मीरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता का मसला। और क्या था जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता का मतलब मसला, यानी कि ये क्या चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, एक स्वतंत्र देश बनना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कश्मीर में समस्या की जड़ें। यानी कि ये जो कश्मीर का मुद्दा आता है सामने, इस समस्या की जड़ें कहाँ है, मतलब कि किन वजहों से ये सारे मसले सामने आते हैं, किन वजहों से हिंसक लड़ाइयाँ हो जाती हैं, विरोध प्रदर्शन हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो समस्या की जड़ें क्या है कश्मीर के अंदर, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी। जम्मू कश्मीर क्या थी, एक रियासत थी, यानी कि एक रजवाड़ा था, जहाँ पर किसका शासन होता था, राजा का शासन होता था, जिसमें हरि सिंह नामक हिंदू शासक का राज था। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजा थे वो कौन थे, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह थे। ठीक है, और वो कौन से धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे। यह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। हरि सिंह जो थे वो भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे, वो क्या चाहते थे, एक स्वतंत्र रहना चाहते थे। ठीक है, पाकिस्तान को यह लगता था कि ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। पाकिस्तान को लगता था कि ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, इसलिए वो किस में मिल जाएगी, पाकिस्तान में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं, सॉरी। इसीलिए जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान को क्या लगता था कि कश्मीर के अंदर ज़्यादा आबादी क्या है, मुसलमान है, तो वो किस में शामिल हो जाएंगे, पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग खुद को कश्मीरी पहले मानते हैं। तो मैंने भी आप लोग को ऊपर भी बताया था कि यहाँ के लोग अपने आप को पहले क्या मानते हैं, कश्मीरी मानते हैं। वो ना तो हिंदू मानते हैं ना ही मुसलमान मानते हैं, वो कहते हैं कि पहले हम क्या है, कश्मीरी हैं। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में आंदोलन चला। शेख चाहते थे कि राजा पद छोड़ दे। शेख अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे कश्मीर के अंदर, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन वहां पर चलाया गया और आंदोलन में क्या कहा गया था कि राजा जो है वो अपना पद क्या कर दे, छोड़ दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस से गठबंधन भी था। ठीक है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका गठबंधन किसके साथ था, कांग्रेस के साथ था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्मनिरपेक्ष संगठन था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो कैसा संगठन था, धर्मनिरपेक्ष संगठन था, यानी कि इसमें किसी भी धर्म के लोग शामिल हो सकते थे। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला मित्र भी थे। जो नेहरू जी थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और शेख अब्दुल्ला जो थे वो क्या थे, दोस्त थे। 1947 में पाकिस्तान ने घुसपैठियों को कश्मीर में 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों को कहाँ पर भेज दिया था, कश्मीर में भेज दिया था, कब्जा करने के लिए। ठीक है, किस लिए भेजा था, कब्जा करने के लिए भेजा था। अगर आप लोग को पता हो कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे और उसके 2 महीने बाद यानी कि सितंबर सितंबर और अक्टूबर में इन्होंने क्या कर दिया था, हमारे ऊपर
आगमन कर दिया था, किसको लेकर? कश्मीर को लेकर, ठीक है, 1947 में ही। तो कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने के लिए मजबूर हुए। अब जब पाकिस्तानी घुसपैठ कश्मीर के अंदर घुस गए, तो वहाँ के कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारतीय सेना से क्या करी? मदद मांगी। भारतीय सेना ने मदद प्रदान की। भारत सरकार ने महाराज से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, और जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पर क्या करवा लिए? महाराजा से हस्ताक्षर करवा लिए गए, और भारतीय सेना ने मदद कर दी कश्मीर की, और उनको घुसपैठियों से आज़ादी दिला दी। यह भी कहा गया कि स्थिति सामान्य होने पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, और ये भी कहा गया था कि आप अभी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी वैसे ही हम जनमत संग्रह कराएंगे, यानी कि जनता से पूछेंगे कि जनता क्या चाहती है, वो भारत में शामिल होना चाहती है या नहीं, ठीक है। उसके बाद से आगे चलते हैं। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से क्या हुआ कि जनमत संग्रह हुआ, और जो शेख अब्दुल्ला थे वो क्या बन गए? वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए जम्मू कश्मीर के, ठीक है। भारत कश्मीर की स्वायत्तता बनाए रखने को तैयार हो गया, और भारत ने क्या कहा कि हम ठीक है, आप लोग अगर स्वायत्तता की मांग चाहते हो तो हम आपको स्वायत्तता बनाए रखने की आज़ादी देते हैं। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ? अनुच्छेद 370 के तहत इस राज्य को विशेष अधिकार दिए गए। फिर अनुच्छेद 370 बनाया गया, और उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए, ठीक है। इस राज्य का एक अलग संविधान भी था। जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान भी था, लेकिन फिर क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। 5 अगस्त 5 अगस्त 2019, ठीक है, को क्या हुआ? अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बनाया गया, ठीक है। अब क्या हो गया है कि ये इनको राज्य का दर्जा खत्म करके इनको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू और लद्दाख, ठीक है। उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर में क्या क्या समस्या की जड़ें थी, और कैसे कैसे भारत सरकार ने उनको स्वायत्तता दी, और कैसे अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। अब वो क्या है? संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पंजाब और यहाँ की समस्या। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में, ठीक है। पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने हैं, ठीक है। पंजाब को तोड़कर क्या बनाया गया? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया। पंजाब को 1966 में राज्य पुनर्गठन हुआ। यहाँ 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ, ठीक है। अकाली दल का गठन कब हुआ? 1920 में। कहाँ पर? पंजाब के अंदर। अकाली दल ने पंजाब सूबे के गठन के लिए आंदोलन चलाया, और अकाली दल ने क्या करा था? पंजाब सूबे को बनाने के लिए क्या करा था? आंदोलन चलाया था। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक थे, ठीक है। यहाँ पर पंजाब के अंदर कौन से लोग थे? सिख लोग थे, ठीक है। और कौन सी भाषा बोलते थे? पंजाबी भाषा बोलते थे। उसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा राजनीतिक संदर्भ। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक संदर्भ के बारे में। अकाली दल ने 1967 और 1977 में सरकार बनाई। दोनों बार गठबंधन की सरकार बनी। केंद्र सरकार ने अकाली दल को केंद्र सरकार ने अकाली दल की सरकार को कार्यकाल से पहले ही बर्खास्त कर दिया। यानी कि जब भी अकाली दल की सरकार पंजाब के अंदर बनी, तब तब दोनों 1967 में भी और 1977 में भी जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने इनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया, यानी कि इनको हटा दिया, इनका शासन खत्म कर दिया, ठीक है। अकाली दल को हिंदुओं का कम समर्थन प्राप्त था। अकाली दल को हिंदुओं का समर्थन प्राप्त नहीं था, ठीक है। उसके बाद से आगे चलते हैं। सिख समुदाय भी जाति वर्ग में बटा हुआ था। कांग्रेस को अकाली दल से ज्यादा समर्थन प्राप्त हुआ था। 1970 में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग की थी। कब? 1970 में।
अकालियों का एक तबका था, उसने क्या करी थी, पंजाब की स्वायत्तता की माँग की थी। ठीक है? समझ में आया? इसका राजनीतिक संदर्भ क्या था? अकाली दल का गठन 1920 में हुआ, फिर 1967 और 1977 में उसने वहाँ पर चुनाव जीता। दोनों बार गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन दोनों बार ही इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही केंद्र सरकार ने इनको बर्खास्त कर दिया और अकाली दल को हिंदुओं का समर्थन प्राप्त नहीं था और जो सिख धर्म का जो समर्थन प्राप्त भी था, वो भी क्या था, जाति और वर्ग में बँटा हुआ था। और फिर 1970 में इन्होंने क्या करा था, पंजाब की स्वायत्तता की माँग की थी। ठीक है? समझ में आ गया? उसके बाद से हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। अब हम पढ़ेंगे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में। इसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था, इसमें किसकी बात की गई थी? क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात की गई थी। केंद्र व राज्य के संबंधों को प्रभावित करने की मांग की गई थी। सिखों के वर्चस्व का ऐलान हुआ था, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी देखा गया था। इन्होंने क्या करा था, पंजाब की स्वायत्तता की मांग की थी और पंजाब में कौन से लोग ज़्यादा हैं? सिख लोग ज़्यादा हैं। तो इसको किस रूप में देखा गया था? सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी देखा गया था। इस इस प्रस्ताव का सिख समुदाय पर कम असर है। मतलब कि ये जो प्रस्ताव था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, इसका असर ज़्यादा सिखों पर हुआ नहीं था। ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हुई। फिर 1980 में अकाली दल की सरकार क्या हुई थी? बर्खास्त हुई थी। अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे में आंदोलन चलाया था। अकाली दल ने क्या कर दिया था? पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के बीच में क्या है? पानी के बंटवारे को लेकर थोड़े बहुत छोटे-छोटे संघर्ष होते रहते हैं। तो इसको मुद्दा बनाकर क्या कर दिया था? आंदोलन चलाया था। कुछ ने भारत से अलग होकर अलग राष्ट्र खालिस्तान बनाने की मांग की थी और कुछ अकाली दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि पंजाब को भारत से अलग करके क्या बना दो, खालिस्तान नाम का एक देश बना दो। ठीक है? इसकी मांग की थी। उसके बाद से आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा पंजाब में हिंसा का चक्र। पंजाब में किस प्रकार से हिंसा हुई? ठीक है, यह हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया। ठीक है? जो उग्रवादी थे, जो आंदोलन था, उसने क्या करा? सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया और जो उग्रवादी जो थे ना, उन्होंने अपना मुख्यालय किसको बनाया? स्वर्ण मंदिर को बनाया, जो कि कहाँ पर है? अमृतसर में है। ठीक है? स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले के रूप में तब्दील हो गया और स्वर्ण मंदिर किसके रूप में तब्दील हो गया? हथियारबंद किले के रूप में। यहाँ पर क्या हो गया? बहुत सारे हथियार इकट्ठे किए गए थे। उसके बाद से सरकार ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने जून 1984 में क्या करा? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। भारत सरकार ने उग्रवादियों को भगाया, लेकिन इससे स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंची। भारत सरकार ने क्या कर दिया? उग्रवादियों को भगा तो दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो स्वर्ण मंदिर था उसको क्षति पहुंची, मतलब टूट फूट हो गई, थोड़ा नुकसान स्वर्ण मंदिर के अंदर अंदर हो गया, जिससे सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। जिससे कि जो सिख धर्म के जो लोग थे, उन्होंने किस पर हमला माना? अपने धर्म और विश्वास पर। ठीक है? सिख इस बात से नाराज थे, उनके धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। सिख क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे, क्योंकि उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी वो आहत हो गई थी। कुछ दिन बाद 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 अंग रक्षकों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और कुछ दिन बाद जून जून 1984 में ये हुआ था और फिर 31 अक्टूबर 1984 को ही इंदिरा गांधी के जो 2 अंगरक्षक थे, वो क्या थे? सिख ही थे। उन्होंने क्या करा? उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था। ये क्या था? इंदिरा गांधी को मारने का मतलब क्या था? कि उन्होंने अपना बदला लिया था किसके खिलाफ? ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ। ठीक है? इस घटना से पूरा देश शोक में डूब गया। दिल्ली तथा उत्तर भारत के राज्यों में हिंसा का दौर चल पड़ा और पूरा भारत क्या हो गया? शोक में हो गया, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। उसके बाद से जो दिल्ली था, उत्तर भारत था, यहाँ पर क्या हो गया? हिंसा का दौर शुरू हो गया। सिखों को ढूंढ कर मारा गया। जहाँ भी सिख दिखाई देते थे उनको मार दिया जाता था।
सबसे ज्यादा सिख दिल्ली में मारे गए थे, और सबसे ज्यादा सिख कहाँ पर मरे? दिल्ली के अंदर मरे। ठीक है। देश के अन्य हिस्सों में भी सिख मारे गए। 2005 में संसद में मनमोहन सिंह ने इस घटना पर अफसोस जताया, और 2005 में जब मनमोहन सिंह की जब सरकार आई तो उन्होंने इस पर क्या करा? अफसोस जताया। ठीक है। समझ में आप लोग को ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? जून 1984 में चलाया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर में, क्योंकि वहां पर क्या थे? उग्रवादी छुपे हुए थे। ठीक है। उसके खिलाफ जो सिख लोगों ने क्या करा? इंदिरा गांधी की हत्या ही करवा दी। ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है। उसके बाद से चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, शांति की ओर। अब हम पढ़ेंगे इसमें शांति की ओर, फिर कैसे शांति स्थापित हुई। ठीक है। 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में नए प्रधानमंत्री आए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने नरमपंथी से बातचीत की शुरुआत की और 1985 में एक समझौता हुआ। ठीक है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कौन बने प्रधानमंत्री हमारे देश के? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे। ठीक है। फिर इंदिरा गांधी के बेटे ने क्या करा? शांति का दौर शुरू करा। उन्होंने सबसे बातचीत कर सारी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करी। उन्होंने क्या करा? नरमपंथियों से बातचीत करी और 1985 में एक समझौता किया। अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद्र सिंह लोंगोवाल व कांग्रेस के राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ। ठीक है। समझौता, पंजाब समझौता किनके बीच में हुआ था? अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद्र सिंह लोंगोवाल व कांग्रेस के जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। ठीक है। अब उस समझौते के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब समझौता। ठीक है। पंजाब समझौता, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया। जो चंडीगढ़ था वो किसको दे दिया गया? पंजाब को दे दिया गया। पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद के सुलझाने के लिए एक आयोग बनाया गया। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर न्यायाधिकार बिठाया जाएगा। उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। जो वो उग्रवाद हुआ था 1984 में, उससे जो प्रभावित लोग हुए थे, जिनको नुकसान हुआ था, उन लोग को क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद से आगे चलते हैं। पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम वापस लिया जाएगा, लेकिन समझौते के बाद भी अमन कायम नहीं हुआ। ये समझौता हुआ पंजाब समझौता, और पंजाब समझौते के तहत चंडीगढ़ दे दिया गया। उसके बाद से नदी जल बंटवारे के लिए आयोग बिठाया गया, सीमा विवाद को सुलझाया गया। उसके बाद से लोगों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन फिर भी समझौता होने के बाद भी शांति कायम नहीं हुई। हिंसा लगभग 10 वर्षों तक जारी रही। अकाली दल बिखर गया। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए, सिर्फ 24% लोगों ने वोट दिया। ठीक है। अकाली दल क्या हुआ? बिखर गया। जब 1992 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें केवल 24% लोगों ने क्या करा था? अकाली दल को वोट दिया था। उग्रवाद को सेना ने दबाया, लेकिन जनता ने अनगिनत दुख उठाए। जो उग्रवाद जो चल रहा था पंजाब के अंदर, जो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे, उनको सेना ने दबाया, भगाया, लेकिन उससे क्या हुआ? जनता को बहुत ज्यादा दुख उठाने पड़े। ठीक है। उसके बाद से आगे चलते हैं। 1990 के दशक में मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। फिर 1970 से वो सारी चीजें शुरू हुई थी, और 1990 के दशक के मध्य में जाकर शांति वहां पर आई, लगभग 20 से 25 साल में। ठीक है। 1997 में चुनाव में अकाली दल और भाजपा का गठबंधन जीता। फिर 1997 में चुनाव हुए और उसमें अकाली दल और भाजपा का गठबंधन जीत गया पंजाब के अंदर। ठीक है। उसके बाद से आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। पंजाब के बारे में आप लोग को समझ में आ गया कि पंजाब में कैसे कैसे लड़ाई हुई थी, कैसे ब्लू स्टार चलाया गया था ऑपरेशन, कैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, फिर कैसे सिखों को मारा गया। ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स में उससे पूछ सकते हैं। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है। उसके बाद से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है। क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा 1990 के दशक में क्षेत्रीय आकांक्षा उभर कर सामने आई। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1980 का दशक क्या था? स्वायत्तता की मांग का दशक था, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का दशक था। ठीक है। 7 राज्य होने के कारण इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? 7 बहनें कहा जाता है। इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनकी सीमा किससे लगती है? चीन,
म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। यह क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासतें थीं। आज़ादी के बाद भारत संघ में इनको शामिल किया गया। ये पहले क्या थी, अलग अलग रियासतें थी, लेकिन फिर जब हमें आज़ादी मिली तो फिर हमने इन सारी रियासतों को भारत में शामिल किया। पूर्वोत्तर राज्य में बड़े स्तर पर राज्य पुनर्गठन हुआ, और पूर्वोत्तर राज्य में क्या हुआ था, बहुत बड़े लेवल पर क्या हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, क्योंकि ये बहुत कम क्षेत्र है और इसमें बहुत सारे राज्यों को बनाया गया था। ठीक है। नागालैंड 1960 में राज्य बना। नागालैंड कब बना? 1960 में बना। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में राज्य बने। जो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब बने? 1972 में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में राज्य बने। पूर्वोत्तर राज्य भारत के राज्यों का विकास नहीं हो पाया। जो पूर्वोत्तर राज्य थे उनका ज्यादा विकास नहीं हो पाया। ठीक है। यहाँ से एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि नागालैंड कब बना? 1960 में बना। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब बना? 1972 में बना। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बने? तो 1987 में बने। ठीक है। उसके बाद से यह इलाका शेष भारत से अलग है। इसका ज्यादा विकास नहीं हो पाया और ये पूरे भारत से क्या है, अलग है। ठीक है। उसके बाद से आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अपने नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा स्वायत्ता की मांग। यानी कि स्वायत्ता की मांग मतलब कि स्वतंत्र होने की मांग, यानी कि अपने आप को एक अलग राज्य, अलग देश बनाने की मांग। मणिपुर, त्रिपुरा को छोड़ के आजादी के वक्त पूरा इलाका असम कहलाता था। ठीक है। यानी कि मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर जो जो और बाकी के जो 5 राज्य हैं वो सारे क्या थे, असम का ही हिस्सा थे और असम ही कहलाते थे। ठीक है। असम सरकार के गैर असमी लोगों पर असमी थोप रही थी। जो असम सरकार थी वो क्या कर रही थी, गैर असमी लोगों पर क्या थोप रही थी, असमी संस्कृति को थोप रही थी, असमी भाषा को थोप रही थी। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी कर रहे थे, ऐसे ही असम के अंदर गैर असमी लोगों के साथ क्या करा जा रहा था, ऐसा व्यवहार किया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया और स्वायत्ता की मांग की गई। और फिर जो गैर असमी लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और स्वायत्ता की मांग की। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और दंगे किए गए। ठीक है। सरकार के खिलाफ फिर क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुए असम के अंदर और दंगे भी किए गए या दंगे भी हुए। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बड़े जनजाति समूह के नेता असम से अलगाव चाहते थे। जो बड़ी बड़ी जनजातियां थी वो क्या चाहती थी, असम से अलग होना चाहती थी। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। ठीक है। जो गैर असमी लोग थे उन्होंने क्या बनाया, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन। ठीक है। इसमें मांग रखी गई कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। इन्होंने क्या मांगा कि हमें क्या कर दो, असम से अलग एक जनजातीय राज्य बना दो। ठीक है। सरकार ने एक ही जगह कई जनजातीय राज्य बना दिए और सरकार ने क्या करा, एक ही जगह छोटे छोटे जनजातीय राज्य बना दिए। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, असम से मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बने हैं। असम से क्या क्या बना है, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन हो चुका था, लेकिन स्वायत्ता की मांग यहाँ खत्म नहीं हुई थी। पुनर्गठन इनका 1972 तक ही हो गया था, लेकिन स्वायत्ता की मांग यहाँ पर अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लोग अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, एक अलग राज्य, अलग एक देश बनाना चाहते थे। असम की बोडो, कार्बी, दिमसा समुदाय ने अलग राज्य की मांग की। असम की जनजातियां थी जिनका नाम था बोडो, कर्बी, दिमसा। इन्होंने क्या करा, अपने आप को अलग राज्य की मांग की थी अपने लिए। जनमत तैयार किया गया, वह आंदोलन चलाए गए। इन्होंने क्या करा, जनता का मत यानी कि जनता का वोट तैयार किया और आंदोलन चलाए। विद्रोही कार्यवाही की गई और छोटे छोटे राज्य बनाना संभव नहीं था। इन्होंने बहुत विद्रोही कार्रवाई की, लेकिन भारत सरकार क्या कर सकती थी, वही तो वैसे ही ये छोटे छोटे राज्य थे और इनको तोड़कर छोटे छोटे राज्य नहीं बना सकती थी भारत सरकार। तो क्या हुआ, एक पॉइंट है इसमें, सरकार ने इन्हें राज्य में ही रहकर स्वायत्ता प्रदान की। सरकार ने कहा कि आप इस राज्य में ही रहो, लेकिन आपको एक क्या कर देंगे, स्वतंत्र जिला बना देंगे, आपको इस राज्य में ही रखकर आपको थोड़ी स्वायत्ता दे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलगाववादी आंदोलन। ठीक है।
अलगाववादी आंदोलन, अलगाववादी आप लोग को पता है कि किसी भी देश से अलग होना, किसी भी राज्य से अलग होकर अलग राज्य की मांग करना, यानी कि अलग होने की मांग को ही क्या कहा जाता है? अलगाववादी, ठीक है? अलग देश की मांग से देश की अखंडता को खतरा था। अब सारे जो राज्य थे वो अलग होने की मांग कर रहे थे, अलग राज्य की, अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। और अगर ऐसा हो जाता कि छोटे-छोटे देश या छोटे-छोटे राज्य बना दिए जाते, तो इससे हमारे जो भारत की अखंडता है उसको क्या था? खतरा था। इस मांग से निपटना मुश्किल था। ये जो माँगें हर जगह से उभर रही थी, इन मांगों से निपटना मुश्किल था। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववाद की मांग उठी। पूर्वोत्तर के 2 राज्य थे, वहाँ पर क्या हुई थी? अलगाववाद की मांग उठी थी। मिज़ो जो एक पर्वतीय क्षेत्र था, असम के अंदर एक स्वायत्त जिले बना दिया गया, ठीक है? मिज़ो क्या था? एक पर्वतीय क्षेत्र था, एक पहाड़ी इलाका था। इसको क्या कर दिया गया? स्वायत्त जिला बना दिया गया, यानी कि स्वतंत्र जिला बना दिया गया, ठीक है? उसके बाद से मिज़ो लोग कुछ ऐसे भी मानते थे कि वह मिज़ो लोग को ये भी मानते थे कि वह कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे। मिज़ो जो लोग थे वो ये मानते थे कि हम कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे, तो हम भारत का अंग कैसे हो गए? इसीलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं था। 1959 में मिज़ो में अकाल पड़ा व असम सरकार अकाल में सही प्रबंधन नहीं करा पाई। यानी कि 1959 में, यानी कि 1959 में मिज़ो में अकाल पड़ा व असम सरकार अकाल में सही प्रबंधन नहीं करा पाई। इससे जनता और नाराज हो गई और जनता में अलगाववाद की मांग उठी। इससे क्या हुआ? जनता और ज़्यादा नाराज हो गई और जनता में क्या हुआ? अलगाववाद की मांग उठी, ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। मिज़ो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिज़ो नेशनल फ्रंट बनाया। 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? मिज़ो उससे गुस्सा हो गए कि 1959 में असम की सरकार उनका सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाई थी, अकाल को सही से नहीं कर पाई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और जनता ने क्या बना लिया? मिज़ो नेशनल फ्रंट बना लिया। किसके नेतृत्व में? लाल डेंगा के नेतृत्व में। फिर उसके बाद से 1966 में, यानी कि 1967 में 1966 में सशस्त्र अभियान शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। भारतीय सेना और मिज़ो विद्रोह, ठीक है? भारतीय सेना और मिज़ो विद्रोह, यानी कि भारतीय सेना और मिज़ो के बीच में क्या विद्रोह हुआ था? भारतीय सेना और मिज़ो विद्रोह, यह लड़ाई 2 दशक तक चली, यानी कि 20 सालों तक चली। मिज़ो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। भारतीय सेना ने कार्रवाई की। मिज़ो नेशनल फ्रंट को पाकिस्तान का समर्थन मिला। आप लोग को पता ही है कि जो भी हमारे खिलाफ होता है, पाकिस्तान उसको उससे दोस्ती कर लेता है। पूर्वी पाकिस्तान में मिज़ो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में मिज़ो ने क्या करे थे? अपने ठिकाने बनाए थे। उसके बाद से भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में आम जनता को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करी, उसकी वजह से क्या हुआ? आम जनता को भी नुकसान पहुंचा, ठीक है? उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवासी आए। पूर्वोत्तर यानी कि जो ये 7 राज्य हैं, इन राज्यों में बड़े पैमाने पर आप्रवासी आए, यानी कि दूसरे राज्यों से या दूसरे देश से लोग आए। इससे एक खास समस्या पैदा हुई। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती थी। जो स्थानीय जनता थी, जो वहाँ की जनता थी, वो उनको क्या समझती थी? बाहरी समझती थी और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है, ठीक है? और जो बाहरी लोग हैं, उनके खिलाफ उनके मन में क्या था? गुस्सा था। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं? उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन उनके अवसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? भारत के दूसरे राज्य अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी, ठीक है? यहाँ की जो जनता थी वो क्या कहती थी कि ये जो बाहरी लोग आए हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका रोजगार उनको छीन ले रहे हैं, उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक सत्ता में आ जा रहे हैं, ठीक है? जो कि जहाँ पर असम के लोगों को होना चाहिए था, वहाँ पर क्या है? ये बाहरी लोग आ चुके हैं, ठीक है? स्थानीय लोग बाहर से आए और लोगों के बारे में मानते थे
कि ये लोग यहाँ की ज़मीन हथिया रहे हैं। उनको लगता था कि ये बाहरी से जो लोग आए हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया और कभी भी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएँ भी होती होती हैं, ठीक है? फिर क्या हुआ कि जो ये समस्या थी, इस समस्या ने क्या कर लिया, एक राजनीतिक रंग ले लिया और यहाँ पर हिंसक घटनाएँ हुई, मार-धाड़ हुई, ठीक है? विद्रोह प्रदर्शन हुए, आंदोलन चलाए गए, विरोध प्रदर्शन किए गए, ठीक है? उसके बाद से आगे असमी लोगों को यह संदेश था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बस गई है। असमी लोगों को ये लगता था कि बांग्लादेश से बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो आकर कहाँ बस गए, असम में बस गए। इन विदेशी लोगों को पहचानकर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। और उनको ये लगता था कि अगर इन बाहरी लोगों को इनके देश नहीं भेजा गया तो इनकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये असमी लोग क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। असम में तेल और चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। असम के लोग कहते थे कि हमारे यहाँ तेल है, चाय है, कोयला, उसके बाद भी असम के अंदर क्या इतनी बेरोजगारी है और गरीबी है, ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन और बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। असम की जनता ये मानती थी कि असम के जो प्राकृतिक संसाधन है यानी कि चाय, कोयला, तेल वो बाहर भेजे जा रहा है और उसका फायदा असम के लोगों को नहीं हो रहा है, उसका फायदा बाहरी लोगों को हो रहा है, ठीक है? फिर 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। फिर क्या हुआ, 1979 में आसू नाम का एक संगठन था जिसकी फुल फॉर्म है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है? उन्होंने क्या करा, एक आंदोलन चलाया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव भी किसी राजनीतिक दल से नहीं था। ये क्या था, एक छात्र संगठन था यानी कि स्टूडेंट का एक संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था, यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल नहीं थी। उसके बाद से आगे चलते हैं। आशू का आंदोलन अवैध आप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों आप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। इनका जो आंदोलन था वो किसके लिए था, अवैध आप्रवासियों के लिए, बंगाली लोगों के लिए। और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो जाने पर इन लोगों को क्या लगा था, बहुत ज्यादा बुरा लगा था। इसीलिए इन्होंने इसके खिलाफ में क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। इस आंदोलन की मांग थी कि 1991 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। आशू संगठन जो था इसकी मांग क्या थी कि जितने भी लोग 1991 के बाद असम में आकर बसे हैं उनको सबको पहचान कर वापस भेजा जाए उनके देश। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासदीपूर्ण घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों की जान चली गई और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा तेल शोधक कारखानों से तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश भी की गई। और जो छात्र आंदोलन था इन्होंने क्या करा, रेल की आवाजाही को भी रोकने की कोशिश करी, जिससे कि जो असम का जो प्राकृतिक संसाधन है, तेल, कोयला, चाय, ये दूसरी जगह पर ना भेजा जाए और इसका फायदा असम के लोगों को हो, ठीक है? उसके बाद से आगे चलते हैं। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आशू के नेताओं से बातचीत शुरू करी। 6 साल के मतलब लगातार जो ये हिंसा चलती रही 6 सालों तक, उसके बाद से क्या करा, राजीव गांधी की जो सरकार ने क्या करी, आशू के नेताओं से बातचीत की, ठीक है? क्योंकि राजीव गांधी बातचीत में क्या करते थे, बिलीव करते थे। इसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। और फिर क्या कहा, एक समझौता हुआ और राजीव गांधी ने कहा कि 1985 में एक समझौता हुआ। राजीव गांधी ने क्या कहा कि बांग्लादेश जब संकट हुआ था 1971, उस समय और उसके बाद जितने भी लोग असम के अंदर आए हैं उनको पहचान कर उनके देश उनको वापस भेजा जाएगा, ठीक है? उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा
आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। फिर जब ये इनका आंदोलन जो था, आसू का आंदोलन, वो कामयाब हो गया, यानी कि जितने भी बाहर के लोग असम में आकर बसे थे, ये समझौता हो गया कि उनको पहचान कर वापस उनके देश भेजा जाएगा। तो फिर क्या हुआ, आसू और असम का एक गढ़ संग्राम परिषद था। इन्होंने मिलकर क्या करा, एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया, यानी कि जो छात्र संगठन था आसू और जो असम गण संग्राम परिषद था, इन लोगों ने मिलकर एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, असम गण परिषद। असम गण परिषद 1985 में इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझाया जाएगा और एक सेकेंड और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग का चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लर्न विद नसीमा।